हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर। दोस्तों, डीएस क्रैकर शीट में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, वो है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको डिसजॉइंट सेट्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है डिसजॉइंट सेट, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या है यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर। इन सब के ऊपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं डिसजॉइंट सेट, तो बेसिकली सेट्स की एक सबसेट होती है। सेट्स की कैटेगरी होती है डिसजॉइंट सेट्स। ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार रिमेम्बर करवा देता हूँ कि वो सेट्स, जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, 147 5 2 3 6 8। अब आप इसमें देखेंगे, अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, बेसिकली इंटरसेक्शन से मतलब है कि आप कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो इस सेट में 147 और 5, क्या इस सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है? जी नहीं। सो दीज आर टू डिस्जॉइंट सेट्स। आप एग्जांपल ले लेते हैं कि 1, 2 और एक सेट है 2। ठीक है, एक सेट है 2। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन एलिमेंट इज 2। 2 इसमें भी लाई करता है, इसमें भी लाई करता है। तो अगर हम सेट ए और सेट बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा जो सेट आएगा वो आएगा 2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दीज आर नॉट टू डिसजॉइंट सेट्स। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन आएगा 5, सॉरी 5 आएगा। अगर मैं कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ तो एलिमेंट हो जाता है, तो इनका इंटरसेक्शन आएगा 5। तो अगर किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है, दैट मीन्स उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स दीज आर टू डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब इनका यूज क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले अभी समझिए कि डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस डिसजॉइंट सेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर। तो इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हम यूज करते हैं, डिसजॉइंट सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। नाउ दिस यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर, जैसे नेम में भी लिख रहा है, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं मेनली, यूनियन और फाइंड। ठीक है, यूनियन और फाइंड। यूनियन क्या करता है? बेसिकली यूनियन का वर्क ये है कि दो एलिमेंट को पिक करता है और उन दोनों को एक सेट में मर्ज कर देता है, मतलब एक सेट में उनको ऐड कर देता है, यूनियन कर देता है उनका। ठीक है, और फाइंड क्या है? फाइंड बेसिकली फाइंड करता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एलिमेंट आया 6, तो आई विल यूज दिस फाइंड मेथड टू चेक कि ये फाइंड जो है वो कौन से सेट में लाई करता है। ठीक है, कौन से सेट में लाई करता है, मतलब ये जो सॉरी ये जो 6 है वो इस सेट में लाई करता है। ऐसे में अगर मेरे पास 5 है तो 5 इस सेट में लाई करता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि मेरे को चेक करना है कि दो सेट डिस्टेंस सेट है या नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आई विल पिक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द सेट। मैं या तो इस सेट के एलिमेंट को पिक करूंगा या इस सेट के एलिमेंट को पिक करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 5 पिक कर रहा है जैसे मैंने, तो मैं चेक करूंगा कि 5 किस सेट को बिलोंग करता है, यूजिंग दी फाइंड एल्गोरिथम, फाइंड फंक्शन। ठीक है, फाइंड फंक्शन का यूज करते हुए 5 जो आएगा वो बोलेगा, लेट्स से इनका नेम दे देता हूँ, ए बी और सी। तो 5 यूजिंग दी फाइंड फंक्शन ये बोलेगा मुझे कि 5 जो है वो बी सेट को लाई करता है। ठीक है, और फिर मैं चेक करूंगा क्या 5 इसमें भी है, यूजिंग दी फाइंड फंक्शन, तो सी सेट को नहीं करता। दैट मीन्स दीज आर टू डिसजॉइंट सेट्स। तो इसी का यूज करते हुए हम जो है फाइंड और यूनियन फंक्शन का यूज करते हुए हम अपना डिसजॉइंट सेट्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो एज यू कैन सी कि जो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यूनियन और हमारे फाइंड फंक्शन की, वो है बिग ऑफ लॉग एन। ठीक है, लॉग एन टाइम में ये करती है, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये एक ट्री जनरेट करती है। ठीक है, एक ट्री जनरेट करती है, वो हम देखेंगे आगे। जैसा आप देख सकते हैं कि इनकी मदद से हम देखेंगे ये एक ट्री जनरेट करती है। और जो ट्री होता है ना, वो बैलेंसिंग ट्री होता है। ठीक है, एक बैलेंस ट्री होता है, और दैट इज वाई इट टेक्स बिग ऑफ लॉग एन टाइम, क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं होगा, स्क्यू ट्री होगा, दैट तो वो बिग ऑफ एन टाइम लेगी। ठीक है, वो बैलेंस ट्री होता है इसलिए वो बिग ऑफ लॉग एन टाइम लेती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर क्लियर, मतलब ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजन सेट। तो 147, इसका अगर हम ट्री जनरेट करें तो 4 1 और 7। ठीक है, 4 से कनेक्टेड है 1 और 7, इसी तरह से 5 और 2 से कनेक्टेड है 3 6 और 8। तो ये, अब आप इसमें ये देख सकते हैं 4 5 और 2 ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, या फिर हम इनको बोल सकते हैं पेरेंट है। ठीक है, तो अगर अब मैं फॉर वन आई विल कॉल द फंक्शन फाइंड, तो इट विल रिटर्न मी 4। ठीक है, इट विल रिटर्न मी 4 कि 1 का पेरेंट 4 है। इसी तरह से अगर मैं 6 के लिए फाइंड फंक्शन कॉल करता हूं तो इट विल रिटर्न 2। इट विल रिटर्न 2, क्योंकि 2 जो है वो
पेरेंट है, कंप्लीट पेरेंट है, या हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव है इस सेट का। क्योंकि अगर आप मैं जैसे बताया कि फाइंड फंक्शन हमें बताता है किस सेट से बिलोंग करता है, तो किस सेट से बिलोंग करने के लिए वी मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव। तो इस सेट के किसी भी जो एलिमेंट के लिए आप फाइंड फंक्शन कॉल करेंगे, सो इट विल रिटर्न 2। ठीक, इस सेट के लिए इट विल रिटर्न 4, इस सेट के लिए इट विल रिटर्न 5। ठीक है, तो ये हो गई बात कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंटेटिव और पेरेंट का यूज करते हुए कैसे हम सेट को डिनोट करते हैं कि कौन सा सेट किससे बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को कि कैसे यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं टू बिल्ड आर डिजॉइन सेट्स। ठीक है, तो एक सेट हमने ले लिया, एक एलिमेंट्स ले लिए हैं, एग्जांपल 1 2 3 4 5। नाउ वी हैव अ पेरेंट एरे। ठीक है, पेरेंट एरे क्या बताता है कि वन नोड वन का ये बेसिकली ग्राफ है, एक ग्राफ है जिसमें 5 नोड्स हैं। ठीक है, 5 नोड्स हैं, और नोड वन है, नोड टू है, नोड थ्री है, नोड फोर है एंड नोड फाइव। इसी तरह से इनकी रैंक है। नाउ इसको हम रैंक यूनियन रैंक मेथड भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं, एक नेम और भी है, पाथ कंप्रेशन। पाथ कंप्रेशन एल्गोरिथम, उस चीज को आगे बताऊंगा मैं जब ट्री को जनरेट करूंगा कि कैसे इसको हम पाथ कंप्रेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आगे इसकी बात करेंगे हम। ना रैंक क्या बता रही है? रैंक बेसिकली ये बता रही है कि जैसे अगर आप इसी को देखते हैं टू को, तो रैंक बता रही है कि कितने चाइल्ड जो हैं, कितने इसके चाइल्ड हैं, मतलब बेसिकली इसकी हाइट क्या है। सिंपली हम बोल सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है। तो इसकी हाइट अगर हम देखें तो इसकी हाइट है 2। ठीक है, तो इसकी रैंक 2 होगी। इसी तरह से ये हमें बताती है रैंक। इसका यूज क्या है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जैसे कि यूनियन 1,2, यूनियन 2,3, यूनियन 4,5, यूनियन 2,5। तो इन यूनियन फंक्शंस को हम यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमारा वर्क करेगा। ना सबसे पहले ये 5 नोड्स हैं, तो हम कर सकते हैं कि ये जो 5 नोड्स हैं इनको सिंपली लिख सकते हैं, ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है, ये एक फॉरेस्ट है। इन सबके जो पेरेंट्स हैं, इन सबके पेरेंट ये खुद ही हैं, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव अपने सेट के खुद ही हैं। ये जो है वो हमारे 5 अलग अलग सेट हैं। ठीक है, ये 5 अलग अलग सेट है। नाउ अब हम बोल सकते हैं ये सारे आपस में डिसजॉइंट सेट्स भी हैं, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इनके सारे सबके पेरेंट्स ये खुद हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव ये खुद है, इनकी सबकी रैंक यानी इनकी हाइट 0 है। ठीक है, इनकी हाइट सबकी 0 है। नाउ अब हम समझेंगे कैसे बात करना यूनियन फंक्शंस का यूज करते हुए। ठीक है, इस चीज को आपको समझना इसलिए जरूरी क्योंकि क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में यूनियन और फाइंड जो फंक्शंस हैं उनका ही यूज होगा। यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर का यूज होगा। हमारे पाथ कंप्रेशन रैंक का यूज करते हुए हम जो है वो अपना एमएसटी यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिस पर हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो उसको जरूर चेकआउट करिएगा। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए एमएसटी को क्रुस्कल एल्गोरिथम से यू मस्ट नो द यूनियन और फाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबके ये खुद है। नाउ फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन 1,2। नाउ हम देखेंगे 1,2। अब इन दोनों का हमें यूनियन करना है। ठीक है, इन दोनों का हमें यूनियन करना है। नाउ अभी हम एमएसटी के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम अभी क्रुस्कल एल्गोरिथम की बात नहीं करते, सिंपल यूनियन समझते हैं, यूनियन कैसे करना है। ठीक है, नाउ 1 का रिप्रेजेंटेटिव इज 1, 2 का रिप्रेजेंटेटिव इज 2। ठीक है, अब इन दोनों को हमें यूनियन कर कर एक सेट में कन्वर्ट करना है, मतलब इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कोई एक होगा। अब इसको डिसाइड करने के लिए क्या है, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास है रैंक। तो यूनियन 1,2 के लिए आई विल रिफर टू दी रैंक। रैंक क्या बता रही है? रैंक बता रही है मुझे हाइट ऑफ द ट्री। तो इससे इस समय तो 1 और 2 की जो हाइट है, रैंक है, वो दोनों बराबर है। बट इन केस ऑफ अगर इन दोनों की अनइक्वल है, तो जिसकी रैंक कम होती है, लेट्स से कि मेरे पास दो सेट है ए और बी, जिसकी रैंक कम होगी उस वाले को मैं अटैच कर दूंगा दूसरे वाले से, मतलब इसका जो पेरेंट है वो मैं बना दूंगा इसका इसको। ठीक है, लेट सपोज कि इसकी जो रैंक थी वो थी 3, इसकी रैंक थी 1। तो जिसका रैंक कम होगी, जिसकी रैंक कम होगी उसको मैं अटैच कर दूंगा बड़े वाले से। ठीक है, उसको मैं अटैच कर दूंगा बड़े वाले से। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि जब इसकी हाइट जो है, हाइट क्या बताती है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीचे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं तो इट विल बिकम अ बैलेंस ट्री। ठीक है, वहीं अगर मैं अपोजिट कनेक्शन कर देता हूं, अपोजिट कनेक्शन कर देता हूं, इसको इधर कर देता हूं, तो इसकी जो हाइट होगी
जो कि है इसकी 3 हाइट है, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये तो अभी मैंने सेम बता दिया, बट यहाँ से इसकी ट्री की जो है हाइट बढ़ गई, ठीक है, बाय 1 बढ़ गई। बट अगर मैं अगर मैं कनेक्शन सॉरी अगर मैं कनेक्शन अपोजिट रखता हूं, तो यू कैन सी जो हाइट है वो अभी भी 3 ही रही, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हाइट को ज्यादा ना बढ़ाएं, बैलेंस ट्री रखें, इसीलिए जिसकी रैंक कम होती है उसको कनेक्ट कर देते हैं दूसरी वाले रैंक से, दूसरे वाले सेट से, क्योंकि उसकी रैंक कम है, सो ट्री जो है वो हमारा बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस, ये आपको समझ में आया कि क्यों जिसकी रैंक कम होती है उससे उसको हम बड़े वाली रैंक से कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो बेसिकली ट्री है वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है। नाउ इन आर केस 1 और 2 दोनों की रैंक जो है 1 है, तो किसी को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से आई एम कनेक्टिंग दिस वन विद दिस 2, ठीक है, और इसकी रैंक जो है 2 की जो रैंक है उसको हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1, ठीक है। ना एज यू कैन सी अगर हम फाइंड आउट करें इसका पेरेंट जो है 1 का पेरेंट, उसको भी अपडेट करना होगा हमें। 1 का जो पेरेंट है उसको हमें बना देना होगा 2, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि 1 का पेरेंट जब भी आप कॉल करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का पेरेंट तो 2 है ही, ठीक है। सो पेरेंट इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप देखें 1 किस साइड से बिलोंग करता है, 1 उस साइड से बिलोंग करता है जिसका रिप्रेजेंटेटिव 2 है, ठीक है। अब जो सेकंड यूनियन ऑपरेशन है, फर्स्ट यूनियन ऑपरेशन इज डन, सेकंड यूनियन ऑपरेशन है 2,3। नाउ वी हैव टू बेसिकली वी हैव टू यूनियन द 2 एंड 3, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 की रैंक देखेंगे, 1 है, 3 की रैंक देखेंगे, 0 है। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी रैंक कम हो उसको अटैच कर दो, ठीक है, उसको अटैच कर दो। ना अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 को कनेक्ट कर देंगे इससे, ठीक है। और अब रैंक क्या, अब रैंक आपको क्या लगता है कि यार 2 की रैंक बढ़ी? नहीं, 2 की हाइट वही रही। क्या 1 की रैंक बढ़ी? नहीं। क्या 3 की रैंक बढ़ी? नहीं, सबकी सेम रही। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ सिर्फ पेरेंट। 3 का जो पेरेंट था वो हो गया 2, ठीक है। नाउ दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो डन। अब है 4,5। तो 4,5 सेम रहेगा, किसी को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम वही कर देते हैं कि 4 इसको 5 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो पेरेंट है वो चेंज हो जाएगा, जो पेरेंट है वो चेंज हो जाएगा 4 का, और जो रैंक है 5 की वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। 5 की रैंक हो गई 1 और इसका पेरेंट हो गया 5, ठीक है। अब ये ऑपरेशन डन हो गया। अब हम बात करते हैं 2,5 की ना। 2 की रैंक क्या है? 2 की रैंक क्या है? 2 की रैंक है 1। 5 की रैंक क्या है? 5 की रैंक है 1। दोनों की रैंक सेम, किसी को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो हम इस 5 को उठाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस 5 को उठाएंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि जो हाइट है वो 4 की जो है वो सेम है, 5 की सेम है, 2 की हाइट बढ़ गई, क्योंकि अब पहले एक एलिमेंट था, अब 2 एलिमेंट हो चुके हैं। तो क्योंकि जब हम सेम करते हैं तो इसकी हाइट को हमें इंक्रीज करना होता है, तो इसकी हम हाइट कर रैंक कर देंगे 2, ठीक है। और 5 का जो पेरेंट है वो बेसिकली हो जाएगा 2, वो बेसिकली हो जाएगा 2 ना। बात करते हैं पाथ कंप्रेशन की। पाथ कंप्रेशन कहाँ पर आया इसमें? आप सोच रहे हो भैया आपने तो सब कुछ बता दिया, पाथ कंप्रेशन तो कुछ आया नहीं। नाउ यू कैन सी कि 4 का जो है, 4 का जो पेरेंट है वो क्या है, हमारे पास 5 है। बट अगर हम देखें तो इस सेट का रिप्रेजेंटेटिव क्या है? इस सेट का रिप्रेजेंटेटिव है 2। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम लेट से मैंने कॉल करा 4 के लिए फाइंड फंक्शन, तो वो क्या करेगा, ये फंक्शन डन हो चुका है, ठीक है। 4 के लिए फंक्शन कॉल करेगा, वो जाएगा अपने पेरेंट पर। फिर 5 का जो पेरेंट है जो कि है हमारा, 5 का जो पेरेंट है वो है हमारा 2, तो वो जाएगा 5 के पेरेंट पे, यानी कि 2, और 2 का पेरेंट क्या है 2। तो हम हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, ये बेसिकली रिकर्सिव कॉल है। और टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, जब पेरेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज इटसेल्फ, ठीक है, जब उसका पेरेंट वो खुद ही हो तब हमें रुक जाना है। तो यू कैन सी कि हमने दो रिकर्सिव कॉल की मदद से 4 का पेरेंट लेट से 2 कर दिया। तो इधर मेरे को अपडेट करना होगा, 4 का जो पेरेंट है उसको मैं 2 बना दूंगा, ठीक है। अब पाथ कंप्रेशन कहाँ है? अभी पाथ कंप्रेशन तो नहीं आया ना, ठीक है। लेट सपोज, सपोज करो, अभी इन चीजों को छोड़ो, लेट सपोज कि ट्री कुछ ऐसा है,
ट्री कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने कॉल करा 8 का पेरेंट, 8 का पेरेंट कॉल करा। 8 का पेरेंट क्या होगा, 8 का पेरेंट बेसिकली 7 पर जाएगा, 7 6 पर जाएगा, 6 5 4 पर जाएगा, 4 5 पे जाएगा, 5 2 पे जाएगा। इतनी सारी रिकर्सिव कॉल्स हुई, ठीक है। नाउ ये मेरे को बता देगा कि भाई तुम्हारा पेरेंट 2 है। अब सपोज करो किसी यूजर ने कॉल करा फंक्शन 6 के लिए, तो फिर से रिकर्सिव कॉल्स करेगा। फिर किसी ने कॉल करा 7 के लिए, फिर वो सारी रिकर्सिव कॉल्स करेगा, ठीक है। ये टाइम ज्यादा ले रही है। अब हम यूज करेंगे पाथ कंप्रेशन। कैसे, कि जब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे ना 8 की, जब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे ना 8 की, तब हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जब हम वापस आ रहे होंगे, जब 5 का पेरेंट क्या है 2, तो मैं इसको 2 असाइन कर दूंगा। जब मैं रिकर्सिव कॉल से वापस आऊंगा अपनी बेस जहां पर मैंने कॉल करी थी, तो ये जो पेरेंट मुझे आंसर मिला वो 2 मिला, तो इसका पेरेंट को भी मैं 2 कर दूंगा। फिर मेरे को इसका जो आंसर मिला, जब मैं रिकर्सिव कॉल से वापस आऊंगा तो मैं इसका भी पेरेंट 2 कर दूंगा, फिर मैं इसका भी पेरेंट 2 कर दूंगा। इसी तरह से मैं सबका पेरेंट 2 2 जो है वो करते जाऊंगा। सो मेरा पाथ विल बी कंप्रेस्ड नाउ, पाथ इज कंप्रेस्ड नाउ। अब कोई भी मुझे कॉल करता है फॉर कि भाई 7 का पेरेंट क्या है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा 2। 7 का पेरेंट क्या है, 7 का पेरेंट है 2। इसी तरह 6 का पूछेगा तो 2, 5 4 का पूछेगा 2, क्योंकि आई एम यूजिंग द पाथ कंप्रेशन। whenever I am calling parent या find function for that particular element, तो I am assigning the parent of recursive call to that particular element, so that path will be compressed. So that was all about the decision sorts or union find structure. तो लेट्स मूव टू द कोड, और कोड देखकर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे हम ये पाथ कंप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हमारा यूनियन वर्क कर रहा है, कैसे हमारा फाइंड पेरेंट वर्क कर रहा है। तो लेट्स मूव टू द कोड और उसको देखकर समझते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास दो फंक्शन है, सबसे पहले फाइंड पेरेंट और फिर है यूनियन फंक्शन। पहले फाइंड पेरेंट को समझते हैं। फाइंड पेरेंट क्या कर रहा है कि जब मेरा जो जिसके लिए कॉल हुआ है, जिस भी नोड के लिए कॉल हुआ है, अगर वो उसका पेरेंट के बराबर है, मतलब लेट से कि 2 के लिए मैंने कॉल करा, उसका 2 का जो पेरेंट है वो 2 ही है, सो आई विल जस्ट रिटर्न 2। ठीक है, हम आगे वर्क ही नहीं करना, ये बेस कंडीशन है कि मतलब उस नोड का पेरेंट वही है, दैट मीन्स इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। अब उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो उसका पेरेंट नहीं है, तो हम कॉल करेंगे सबसे पहले तो रिकर्सिवली कॉल करेंगे फॉर उसके पेरेंट के लिए। मतलब सपोज करिए जो हमारा ट्री था उसमें 7 के जो नोड थी 7, उसके लिए हमने कॉल करा, 7 का पेरेंट था 5, तो हम 5 के लिए कॉल करेंगे फाइंड पेरेंट, और जो भी रिजल्ट ये 5 देगा ना मुझे, वो मैं 7 का पेरेंट में असाइन कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने 5 के लिए कॉल करा, 5 ने मानो 4 के लिए करा, तो 4 वाली रिकर्सिव कॉल जो भी रिजल्ट देगी वो मैं अपने 5 में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, दिस इज हाउ आई एम कंप्रेसिंग दी पाथ। कैसे कंप्रेस कर रहा हूँ, अभी तो मतलब पहली मतलब मानिए कि अभी पाथ कंप्रेस नहीं है। जो मैंने आपको केस बताया था 8 के लिए, 8 के लिए जब कॉल करा था तब पाथ कंप्रेस नहीं था, लेकिन जब मैंने 8 के लिए कॉल करा था तो पाथ कंप्रेस्ड हो गया था, और सबका 7 का 6 का 5 का 4 का सबके पेरेंट 2 असाइन हो गए थे। ठीक है, आपको याद होगा जैसे मैंने आपको समझाया था, सबके पाथ 2 हो गए थे। लेट सपोज अब किसी ने मुझे 6 के लिए फाइंड पेरेंट कॉल करा, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा 6 का पेरेंट 6 ही है, नहीं 6 का पेरेंट 2 था। यूजिंग द पाथ कंप्रेशन टेक्निक 6 का पेरेंट जो है वो 2 हो चुका था। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मैं कॉल करूंगा फॉर बेसिकली पेरेंट ऑफ 6, और पाथ कंप्रेशन की मदद से पेरेंट ऑफ 6 क्या था 2, तो मैं ये फाइंड पेरेंट को कॉल करूंगा 2 के लिए। ठीक है, और 2 जो है वो खुद का ही पेरेंट था क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव था, सो इट विल जस्ट रिटर्न 2, और पेरेंट ऑफ 6 में 2 आ जाएगा जो कि ऑलरेडी 2 ही था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एज यू कैन सी अब हमने बिग ऑफ 1 टाइम में ही आंसर ले आई। ठीक है, तो फॉर 1 टाइम मतलब जब पाथ कंप्रेस नहीं है तब बिग ऑफ लॉग एन टाइम लगेगा, लेकिन एज सुन एज द पाथ इज कंप्रेस्ड तो फिर बिग ऑफ 1 टाइम में होगा। लेकिन हम आपको पता है कि बिग ऑफ 1 जो है वो वर्स्ट केस बताता है, तो वर्स्ट केस में जब पाथ कंप्रेस नहीं है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n है, दैट्स व्हाई हम फाइंड पेरेंट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ log n कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया पाथ कंप्रेस कैसे हो रहा है, कि हम रिकर्सिवली उसमें असाइन करते जा रहे हैं, और जब दोबारा जब पाथ कंप्रेस हो चुका होगा तब हम उसके लिए कॉल करेंगे, तो वो डायरेक्टली उस फंक्शन पर ही, मतलब जो भी उसका पेरेंट होगा जो उसमें असाइंड होगा उसी के लिए कॉल करेगा। ठीक है, अब ये पेरेंट एरे और ये रैंक एरे जो है, जो हम बात कर रहे हैं रैंक एरे की, ये ऑलरेडी है, आप मान सकते हैं ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। आप चाहें तो इसको इंटरनेट डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर मेरा मेन मोटिव है आपको एल्गोरिथम समझाना। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटेबल कोड है,
ये मेरा मेन मोटिव है कैसे चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। अब यूनियन की बात करते हैं। यूनियन में मैं दो नोड्स पास करता हूँ, यू और वी, और इन दोनों की मदद से मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को यूनियन कर कर एक सेट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। सबसे पहले मैं यू का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पेरेंट फाइंड आउट करूंगा यूजिंग दी फाइंड पेरेंट। इसी तरह से मैं वी का फाइंड आउट करूंगा। दोनों के मुझे पेरेंट मिल चुके हैं। अब मैं यू की जो मतलब बेसिकली दोनों के मुझे रिप्रेजेंटेटिव मिल चुके हैं, रूट नोड मिल चुकी है उस पर्टिकुलर सेट की और ट्री या ग्राफ की, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि यू की रैंक और वी की रैंक को कंपेयर करूंगा। जिसकी भी रैंक कम होगी उसी के पेरेंट को मैं दूसरा वाला बना दूंगा। मतलब सिंपली मैं जिसकी भी रैंक कम होगी उसको मैं अटैच कर रहा हूँ दूसरे वाले से, क्योंकि मैं उसका पेरेंट दूसरे वाले को बना रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम अटैचिंग दैट पर्टिकुलर नोड टू द लार्जर वन, ठीक है। अगर ये यू की कम है तो यू के पेरेंट को अटैच कर दो, वी की कम है तो वी के पेरेंट को अटैच कर दो। अगर दोनों की कम नहीं है दैट मीन्स दोनों की इक्वल है, तो किसी के पेरेंट को किसी से भी कर दो, और जिससे भी आप अटैच कर रहे हो उसकी रैंक को बढ़ा दो। इधर आप यू कैन ऑल्सो यूज वी रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ वी इक्वल टू यू, और वी की रैंक को बढ़ा दो, ठीक है। तो दोनों में से किसी को कर सकते हो, इट इज अप टू यू, आप किसको चूज कर रहे हो, क्योंकि दोनों की रैंक सेम है, ठीक। तो दिस इज अबाउट द फाइंड पेरेंट और यूनियन, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द यूनियन स्ट्रक्चर एंड डिसजॉइंट सेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आ गए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आप लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए cool।